सर माइक म्यूट है। चलिए, सभी लोगों का आज के इस मॉर्निंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग आज का ये सेशन नहीं करेंगे, मतलब आज और कल मॉर्निंग सेशन नहीं रहेगा, परंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक छूट रहा था। और अ, जो भी साथी हमारे ट्रेवलिंग में हैं, यदि वे अपने मोबाइल से वहां से जुड़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी जुड़ पाते हैं तो वे बाद में, जब भी उनके पास समय होगा, अपनी सुविधा अनुसार वे इस सेशन की रिकॉर्डेड वीडियो को देख सकते हैं। तो एटलीस्ट यह इंफॉर्मेशन उन तक उस रूप में पहुंच जाएगी जिस रूप में मैं उन तक कन्वे करना चाहता हूँ। मोनिका जी, सौम्या जी, चंद्रभान जी, प्रशांत जी, मीना जी, आप लोगों को मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? क्लियर हूँ? यस सर। जी सर, आ रही है। आवाज आ रही है? जी सर। ओके। तो एक हम लोग 2 मिनट का समय लेंगे और तेजी के साथ हम लोग कल का जो सेशन हमने करा है ना, कल के सेशन का हम लोग तेजी के साथ एक रिकैप कर लेंगे। कल जो हमने करा था, कल हमारा सेशन क्या था? कल हमने क्या पढ़ा था? नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति के बारे में। तो नई शिक्षा नीति में भाषाई प्रावधान क्या क्या है, फटाफट, मतलब ऐसा फिंगर टिप्स में हम लोग जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम आज का जो हमारा सेशन है, जिसमें कि हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि जो संसदीय समिति ने अपने अलग अलग खंडों की रिपोर्ट प्रस्तुत की राष्ट्रपति महोदय को, उसके ऊपर जो महत्वपूर्ण आदेश पारित हुए। वैसे तो आदेशों का संकलन बहुत मोटा है और उसमें बहुत सारे आदेश पारित किए गए हैं, लेकिन हम उसमें से जो महत्वपूर्ण आदेश हैं, और जैसे एक ही तरह के आदेश कई सारे खंडों में निकाले गए हैं, तो उनको एक जगह रख करके और हम लोग प्रतिवेदन और खंड वाइज रिपोर्ट, उसके ऊपर जो आदेश है उसको एक बार एक नजर में हम लोग एक विहंगावलोकन कह सकते हैं, देख कर लेंगे, ताकि ये भी आपके इंटरव्यू के लिए एड ऑन पॉइंट हो जाए। और ये एक ही टॉपिक बच रहा था पिछले 18 दिन के सेशन में, जो हमने नियमित रूप से हमने 18 सेशन करे, 1 तारीख से शुरू करके और 18 तारीख तक। तो मैं एक बार चाहता हूं कि आज के इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी लोग अपने लिए और हमारे इस पूरे टीम एफर्ट के लिए बिल्कुल एक डिजिटल ताली बजाएं कि हम लोगों ने निरंतर तौर पे बहुत ही इंटेंसिवली ये कार्य किया। और 18 दिन तक, जो हमने 1 अगस्त को डिसाइड किया था कि हम लोग निरंतर 18 दिन तक सेशंस करेंगे, और हमने इन 18 दिनों में एक्चुअली, मैं कल रात को बैठ के सोच रहा था कि हमने एक्चुअली पूरे कंटेंट को कवर कर लिया। एंड दैट इज इनक्रेडिबल फॉर ऑल ऑफ अस। आप लोगों ने भी बहुत पेशेंस के साथ में अटेंड करा, दैट इज इनक्रेडिबल। तो बहुत अच्छी बात है। सो फटाफट आप लोग नई शिक्षा नीति में भाषाई प्रावधान के बारे में एक एक पॉइंट्स करके एक एक व्यक्ति बता दें, और फिर उसके बाद हम लोग आगे आज इस सेशन में आगे बढ़ेंगे। जी जी नमस्कार महोदय। महोदय, न्यू शिक्षा नीति 2020 ईस्वी में आया था, जिसमें मुख्य रूप से इसमें इसका जो अगर हम बात करें पैटर्न का, ये 5+3+3+4 अर्थात कुल 15 वर्षों का एजुकेशन की बात की गई है। 5 साल जिसमें जो हमारा प्राइमरी स्तर का होगा, उसके बाद 3 ईयर जो हमारा सेकेंडरी स्तर, उसके बाद हायर सेकेंडरी, उसके बाद 4 साल जो है हमारा वो ग्रेजुएशन होगा। जिसमें ये कहा गया है कि ग्रेजुएशन में अगर 3 साल के लिए ग्रेजुएशन करते हैं या 2 साल का भी ग्रेजुएशन होता है, 3 साल के होता है, चौथा साल अगर करेंगे तो उसको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस तरह से इसमें बाद में इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी आदमी अगर मैथ रखता है, पहले उसका मैथ नहीं, अगर बाद में मैथ पढ़ना चाहता है मैथ पढ़ सकता है, मैथ के साथ में हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, मैथ के साथ में वो ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है। तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। दूसरी अगर भाषा की बात करें तो इसमें त्रिभाषा सूत्र को अपनाने की बात की गई है, जिससे भाषाई जो असमानताएं हैं, जो उस असमानताओं को कहीं न कहीं दूर करने में ये बहुत अच्छा मददगार साबित होगा। साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना किया जाए,
जिसमें जिससे कि ट्रांसलेशन के क्षेत्र में खास करके, क्योंकि अभी अनुवाद का बहुत ही बड़े पैमाने पे काम चल रहा है, तो अगर ये इस तरह का इंस्टीट्यूशन अगर खुलेगा तो अनुवाद कार्य बहुत ही सरल एवं सुबोध तरीके से संचालित किए जाएंगे। और अब इसका, जबकि त्रिभाषा सूत्र का तमिलनाडु जैसे राज्यों में काफी विरोध चल रहा है इसमें, क्योंकि अब पता नहीं ये कब लागू होगा। अभी तक तो लागू नहीं हुआ है, लेकिन आशा करते हैं कि आने वाला समय में जल्द ही लागू होगा, जिससे भारतवर्ष में लगभग सभी को फायदा होने वाला है इससे। जी महोदय, धन्यवाद। और कुछ जो बच जा रहा है इसमें नई शिक्षा नीति में? भाषाई प्रावधान, ठीक है। तो मोटे तौर पे नई शिक्षा नीति में भाषाई प्रावधान की बात विजय जी ने बता दी है। मोटे तौर पे सबसे पहली बात, अगर हम लोग 5 पॉइंटर्स याद करने का प्रयास करें कि नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे हम कहते हैं, ये जो हमारी शिक्षा नीति, इट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नॉट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नई शिक्षा नीति 1986 में आई थी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी लोगों को? जी सर। तो नई शिक्षा नीति 1986 में आई थी। उससे पहले 1968 में नई शिक्षा नीति को लेकर के आया गया था। और उसके पश्चात अब जो शिक्षा नीति अभी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, उसका ड्राफ्ट 2019 में आया, फिर 2020 में आया, और उसे धीरे धीरे क्रमशः चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए बात सरकार के द्वारा की जा रही है। तो इसमें भाषाई प्रावधान को यदि हम 5 पॉइंटर्स में याद रखने का प्रयास करें तो सबसे पहला, मातृभाषा में शिक्षा दिया जाना, कम से कम 5वीं तक, और यदि संभव हो तो 8वीं क्लास तक। ठीक है, मैं केवल भाषाई प्रावधानों की बात कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने 5+3+3+4, 5 3 8 3 11 4 15, 5+3+3+4 की बात विजय जी ने बताई, वो तो एक अलग इसका सेगमेंट है, पर हम केवल भाषाई प्रावधानों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि मातृभाषा में शिक्षा देने की बात अनिवार्य तौर पे 5वीं तक, और यदि संभव हो तो 8वीं क्लास तक मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई, पहली बात। दूसरी बात, इसमें इस बात को भी कोट किया गया है, अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि विज्ञान भी जो है वह अगर हम लोग मातृभाषा में पढ़े तो ज्यादा बेहतर ढंग से हम उसको सीख सकते हैं। तो इसमें उच्च शिक्षा को भी मातृभाषा में देने की बात की गई है। तो मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक स्तर तक यदि संभव हो तो उच्च शिक्षा में भी मातृभाषा में दी जाए, जिसके लिए अभी ऑलरेडी आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और भोपाल के एक मेडिकल कॉलेज में और बहुत सारे जगहों पे हिंदी में पाठ्यक्रम बना करके, और बहुत सारे जगहों पे हिंदी में इंजीनियरिंग, मेडिकल इत्यादि की पढ़ाई शुरू की, मतलब इंजीनियरिंग की तो शुरू हो ही चुकी है, और मेडिकल की पढ़ाई भी कुछ एक जगहों पे शुरू हो चुकी है। और आने वाले समय में इस बात को लेकर के काफी ज्यादा प्रयास किए जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों को, जो कि हिंदी में या अन्य भाषाओं में उपलब्ध नहीं है, उन्हें अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में उपलब्ध कराने की बात इसमें की गई है नई शिक्षा नीति के तहत। तो ये हो गया उच्च शिक्षा में। उसके बाद में यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे जो बात की गई, जैसा कि बताया, तकनीकी का समावेश करके भाषाओं को एक दूसरे के साथ में जोड़ना और भारत के सभी भाषाओं का विकास करना। इसके लिए एक ट्रांसलेशन IITI, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलिटरेशन करके इस तरीके से एक इंस्टीट्यूट खोलने की बात भी उसमें की गई है। तो तकनीकी स्तर पे भी भाषा को पढ़ाना है, यानी कि हम लोग जो ई-टूल्स की भाषा में इस्तेमाल की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तकनीकी समावेश के बाद में फिर यहाँ पे बात की गई है त्रिभाषा सूत्र की, जो कि महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिभाषा सूत्र के बारे में हम लोगों ने कल बहुत ही विशद रूप से पढ़ा कि जो 1968 में त्रिभाषा सूत्र लेकर के आया गया था, वह त्रिभाषा सूत्र में एक मतलब दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी को पढ़ने की बात की गई थी, पर अब ऐसा कहा गया कि कोई भी 2 भारतीय भाषा पढ़ सकते हैं अंग्रेजी के अतिरिक्त, उसमें कोई भी भाषा हो सकती है। तो हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए भी कोई भी 2 भाषाएं हो सकती हैं, और अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए भी, मतलब हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के लिए भी कोई भी 2 भाषाएं हो सकती है, कोई भी 2 भारतीय भाषाएं हो सकती है। तो ये त्रिभाषा सूत्र की बात हो गई। और इसके बाद में अगर हम चौथे पॉइंट पे बात करें तो विदेशी भाषाओं के पठन पाठन की बात की गई है, और उससे पहले संस्कृत के पठन पाठन की बात की गई है। ऐसा कहा गया है कि संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वे केवल संस्कृत न पढ़ा करके संस्कृत के साथ अन्य विषयों का भी वहां पे पठन पाठन होगा, जिससे संस्कृत भी बाकी विषयों के साथ मिलकर के पढ़ाई जा सके। अभी संस्कृत विश्वविद्यालय बोलने से एकदम सेगमेंटेड लगता है कि वहां केवल संस्कृत की पढ़ाई होती होगी, तो थोड़ा सा झुकाव लोगों का उस तरफ
धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो ये 5 पॉइंटर्स यदि हम याद रखें तो सबसे पहली बात कि मातृभाषा में प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा, दूसरी बात उच्च शिक्षा मातृभाषा में दिया जाना, तीसरी बात भाषाओं में तकनीकी का समावेश और ट्रांसलेशन को लेकर के बात की गई है, चौथी बात त्रिभाषा सूत्र की बात की गई है, और पांचवी बात में आपका संस्कृत, और छठी बात मतलब मातृभाषा पहला हो गया तो अगर उस तरह से याद रखें तो छठी बात आपकी हो जाती है विदेशी भाषाओं के पठन पाठन अध्यापन के लिए पूरी तरीके से व्यवस्था की गई। फिर से एक बार 5 पॉइंट्स में रिपीट करते हैं। पहले पॉइंट्स में मातृभाषा में शिक्षा, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च शिक्षा के स्तर पे। दूसरे पॉइंट्स में हम लोग देख लेते हैं तकनीकी का समावेश। तीसरे पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं त्रिभाषा सूत्र। चौथे पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं संस्कृत के पठन पाठन के लिए विशेष प्रबंध, और पांचवें पार्ट में देख लेते हैं विदेशी भाषाओं के पठन पाठन के लिए विशेष प्रबंध। तो ये 5 भागों में हम लोग नई शिक्षा नीति में भाषाई प्रोविजन को हम इन 5 अलग अलग बिंदुओं के सहारे समझने का प्रयास कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है तो आप लोग फटाफट मुझे एक ओके साइन दे तो हम लोग आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। 5 पॉइंट क्लियर है? 5 पॉइंट जी मोनिका जी, 5 पॉइंट क्लियर है? अच्छा, बोल के नहीं बताएंगे? सर कल जो आपने सेशन लिया था उसका पीडीएफ शेयर किया कि नहीं किया है? कल वाला नहीं, अभी पीडीएफ नहीं शेयर किया है, मैं डाल दूंगा उसको, ड्राइव में आ जाएगा। नहीं मैं कर दिया ना, ड्राइव में चेक कीजिए एक बार। कर दिया कल के सेशन का पीडीएफ ड्राइव में ऑलरेडी डाल दिया। कौन सी ड्राइव में सर? जिस ड्राइव में आपको राजभाषा से संबंधित सारे पीडीएफ्स मिल रहे हैं उसी ड्राइव। सर ऐप पे जाके तो मैं देखी थी जहां पर सारे पीडीएफ डाले। ऐप पर नहीं है, ड्राइव का जो लिंक मैंने आपको दिया वो ड्राइव के लिंक ऐप पर भी आ जाएगा। जब ये वीडियो ऐप पे कल वाली अपलोड होगी तो ऐप पे पीडीएफ भी आ जाएगा। ठीक है, बताइए मीना जी, बताइए 5 पॉइंट्स क्या क्या है नई शिक्षा नीति के, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषाई प्रावधान के 5 पॉइंट्स क्या क्या है? मीना जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सुधीर जी बताइए, सुधीर मिश्रा जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, सर प्रणाम। प्रणाम। हाँ सर, पहले जो 5 पॉइंट सर आपने बताए हैं एनईपी 2020 के अंतर्गत, तो पहले पॉइंट में सर कि जो हमारी शिक्षा दी जाएगी वो प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च स्तर पर वो मातृभाषा में दी जाएगी। दूसरे में है सर कि तकनीकी एवं अनुवाद पर ध्यान दिया जाएगा। तीसरा है त्रिभाषा सूत्र पे ध्यान दिया जाएगा सर। चौथा पॉइंट सर थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ सर। 5वें में विदेशी भाषाओं को भी ध्यान दिया जाएगा। चौथा पॉइंट संस्कृत के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, चौथे पॉइंट में संस्कृत। चलिए ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सीधे तौर पे जो हमारा आज का टॉपिक है। संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के द्वितीय खंड पर क्या संकल्प किए गए और क्या किस तरह के आदेश राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रस्तुत किए गए। ये 1990 की कहानी है। जुलाई 1987 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत 19 मार्च 1988 30 मार्च 1988 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। तो जुलाई 1987 में इसे राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया था ये रिपोर्ट। 19 मार्च 1988 को लोकसभा में और 30 मार्च 1988 को राज्यसभा में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। इसमें क्या क्या बातें कही गई थी? इसमें कहा गया था कि हम लोग हिंदी टाइपिंग और हिंदी आशु लिपि में प्रशिक्षण देंगे, उसे बढ़ाएंगे। कंप्यूटर में इनपुट के लिए देवनागरी लिपि
कंप्यूटर में इनपुट के लिए देवनागरी लिपि अथवा रोमन लिपि के कुंजी पटल पर टाइप करने की आवश्यकता। तो कंप्यूटर में इनपुट के लिए देवनागरी अथवा रोमन लिपि के कुंजी पटल पर टाइप करने की आवश्यकता न हो और केवल मौखिक सामग्री से ही उसमें अपेक्षित सामग्री भरी जा सके। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को आवश्यक कदम उठाने चाहिए और शोध कार्य करना चाहिए। तो देखिए, ये बात जो हम आज कर पा रहे हैं, ये आज से कितना 34 साल पहले, है ना, लगभग 1990 में ये बात कही गई कि बोल करके टाइप किया जा सके, इस तरह की कोई व्यवस्था हो और मौखिक मतलब टाइप करने की आवश्यकता ना हो, मौखिक रूप से कर सके, इस तरह के संकल्प किए गए थे। हिंदी में सॉफ्टवेयर का निर्माण हो और विकास अग्रता के आधार पर किया जाए। ये बात देखिए, पूरी तरीके से तकनीक की बातें उस समय भी हो रही है। सभी कार्यालय तथा उपक्रम केवल रोमन के कंप्यूटर, शब्द संसाधन, टेलीप्रिंटर आदि न खरीदकर देवनागरी में कार्य करने की सुविधा वाले उपकरण स्थापित करें। आज के समय में यह इस तरह के निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि किसी भी कंप्यूटर कार्यालय में कोई भी कंप्यूटर ऐसा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें यूनिकोड इंस्टॉल ना हो और जिसमें हिंदी में टाइपिंग की सुविधा ना हो। मतलब केंद्रीय कार्यालयों में तो निश्चित तौर पे सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड की सुविधा होनी चाहिए। इस बात को सुनिश्चित किया जाता है और इससे आपके तिमाही रिपोर्ट में इस तरह की रिपोर्ट, तिमाही रिपोर्ट में नहीं होता है, मतलब जो हम वर्ष में एक बार वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भेजते हैं, उसमें इस तरह की रिपोर्ट मांगी जाती है। साथ में नराकाश द्वारा जो रिपोर्ट मांगी जाती है उसमें भी यह रिपोर्ट मांगा जाता है। आगे बढ़ते हैं। संसदीय समिति के प्रतिवेदन के तृतीय खंड पर संकल्प। अब देखिए, द्वितीय खंड पर हमने ये 2-3 पॉइंट्स देख लिए जो महत्वपूर्ण थे। हमने पहला क्या देखा कि आशुलिपि, हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण देना। दूसरा देखा कि हिंदी टाइपिंग के लिए इस तरह की व्यवस्था की जाए कि मौखिक यानी कि बोल करके भी टाइप कर सके। तीसरी बात हमने देखी कि सभी कंप्यूटरों में केवल रोमन में टाइप करने की सुविधा ना होकर के देवनागरी में भी, मतलब शब्द संसाधन, टेलीप्रिंटर केवल रोमन में ना होकर के देवनागरी में भी हो और हिंदी में सॉफ्टवेयर के निर्माण और विकास में कार्य किए जाने चाहिए। 4/11/94 को समिति के प्रतिवेदन के तृतीय खंड पे क्या संकल्प किया गया? राष्ट्रपति को फरवरी 1989 में संकल्प किया गया, तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। 1987 में द्वितीय, 1989 में तृतीय। लोकसभा में 1989 में 13 अक्टूबर को और राज्यसभा में 27 दिसंबर को ये प्रस्तुत किया गया। 4/11/1991 को इसके ऊपर संकल्प जारी किया गया। आदेश क्या था? हिंदी शिक्षण योजना तथा विभागीय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना। हिंदी शिक्षण योजना को सुदृढ़ करने की बात की गई। हिंदी प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन व्यवस्था की बात की गई। निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षा पास करने पर एक मुश्त राशि पुरस्कार के रूप में देने की बात की गई। हिंदी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रम की समीक्षा करने की बात की गई। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के 2 और नए उप संस्थान 1990-91 के दौरान मद्रास और हैदराबाद में खोले गए हैं। गत क्षेत्र में हिंदी शिक्षण योजना के और केंद्र खोले जाए, इसकी बात की गई। मतलब 1990-91 में उप संस्थान 2 खोले गए ऑलरेडी, मद्रास और हैदराबाद, और दक्षिण भारत में और भी खोले जाए, इसकी बात की गई। प्राध्यापकों के नए पद सृजित करने के लिए प्रतिमानों में ढील। प्राध्यापक एक पहले हिंदी शिक्षण योजना के तहत पहले प्राध्यापक की पद आती थी, अब उसका नाम बदल करके सहायक निदेशक भाषा कर दिया गया है। पहले वह प्राध्यापक का पद हुआ करता था। उसके ऊपर बहुत लंबी लड़ाई भी चली थी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः इस बात का आदेश पारित किया कि तो जो प्राध्यापक की पद होती थी वह लेवल 8 की पोस्ट होती थी और जो एसएससी जीएसटी का परीक्षा आप देते हैं उसी के साथ में प्राध्यापक की परीक्षा भी ली जाती थी। जो इन्होंने बीएड किया है वे लोग प्राध्यापक के पद के लिए एलिजिबल, योग्य होते थे, परंतु जो प्राध्यापक थे चयनित, उन लोगों के संगठन ने इसके ऊपर केस कर दिया कि हमें भी जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर टाइपिंग एंड स्टेनोग्राफी को लेवल 10 पोस्ट मिली है, वैसे हमें भी लेवल 10 उनकी इक्विवेलेंट पोस्ट दिया जाए। और कालांतर में काफी लंबी लड़ाई के बाद उन्हें यह मिला भी और अब यह पद बदल करके सहायक निदेशक भाषा इस नोमेनक्लेचर के साथ ही पद हो गया। और अब इसकी जो रिक्ति है वह
संघ लोक सेवा आयोग निकालेगी। अभी तक इसकी कोई भी रिक्ति निकली नहीं जब से ये हुआ है, मतलब अभी हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया, तो उस आदेश को जारी किए जाने के बाद में अभी तक उसकी कोई रिक्ति निकली नहीं, लेकिन उसके रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किए जा चुके हैं, जिसमें अगर आपने बीएड किया हुआ है, यदि आप नेट क्वालिफाइंग है तो आप, और बाकी सब एसएससी जेएसटी वाला ही रहता है क्वालिफिकेशन, केवल उसमें एडिशनली आपके पास में नेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आप बीएड होनी चाहिए। तो ये दोनों क्वालिफिकेशन इसमें एड ऑन है। तो ये अगर आपके पास में है तो आप लोग इसकी भी तैयारी में लग सकते हैं। आने वाले समय में जब भी सहायक निदेशक भाषा का पद आएगा हिंदी शिक्षण योजना में, लेवल 10 का पोस्ट है, तो उसके लिए आप लोग आवेदन अपना दे सकते हैं। पहले जब ये एसएससी के द्वारा लिया जाता था तो उस समय अनुभव की मांग नहीं की जाती थी, तो शायद हो सकता है यदि बीएड और नेट आपके पास है तो आपसे भी अनुभव की मांग ना की जाए, संभावित है, परंतु रिक्रूटमेंट रूल्स में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है। जो भी होगा, पर इस तरह के पद आने वाले हैं, और जब भी आए आप लोगों के लिए, आप लोग अगर तैयारी में रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसके बाद में अप्रशिक्षित कर्मचारियों का रोस्टर बनाया जाए। जो कर्मचारी अप्रशिक्षित है, बिल्कुल अब रोस्टर बनाया जाता है और रोस्टर के हिसाब से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। औद्योगिक संस्थाओं के कर्मचारियों की हिंदी प्रशिक्षण की अनिवार्यता की जाए। जो औद्योगिक संस्थानों में जो भी लोग काम कर रहे हैं, पत्राचार पाठ्यक्रम का लाभ वही कर्मचारी उठाएं जो हिंदी शिक्षण योजना तथा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की नियमित कक्षाओं में भाग नहीं ले सकते हैं। उस समय के हिसाब से यह बिल्कुल सटीक था, पर आज के समय से देखें, जब हम लोगों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण को इतना सुगम, सुलभ और प्रभावी बना दिया है, तो अब हम लोग जो है पत्राचार तो अलग चीज थी उस समय कि भाई पत्राचार मतलब आपके घर पे स्टडी मटेरियल भेज देंगे, फिर वहां पढ़ करके और आप एग्जाम दे देंगे। अब तो ऑनलाइन की व्यवस्था आ गई है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात रह नहीं गई है। आप ऑनलाइन में उतनी ही प्रभावी तरीके से पठन पाठन कर सकते हैं जितना आपकी ऑफलाइन में। थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, कुछ एस्पेक्ट में ऑनलाइन अपर हैंड में है, कुछ एस्पेक्ट में ऑफलाइन अपर हैंड में। दीर्घ अवधि के पाठ्यक्रमों में हिंदी का प्रशिक्षण हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए। ठीक है, जो भी दीर्घ अवधि के पाठ्यक्रम है उसमें हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए। त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन पर सुझाव दिया गया। भर्ती के लिए साक्षात्कार में हिंदी का विकल्प दिया जाए, इसकी बात की गई। प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम क ख क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 15 दिन या उससे अधिक, मतलब जो प्रशिक्षण संस्थान है उसमें हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए। तो क और ख क्षेत्र में जो भी प्रशिक्षण संस्थान है, ये हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की बात नहीं हो रही है, किसी भी तरह के प्रशिक्षण संस्थान है, वहां कम से कम 15 दिन या उससे अधिक हिंदी में पूरे प्रशिक्षण के दौरान हिंदी भाषा में प्रशिक्षण दिया जाए, इसकी बात यहाँ पे की गई है। संसदीय राजभाषा समिति के चतुर्थ खंड पर, तो ये तृतीय खंड पर आपने देखा 14 जो महत्वपूर्ण आदेश और भी थे, और ये 14 महत्वपूर्ण आदेश इनका संकलन किया गया। तो इसमें आप ज्यादातर देखेंगे तो हिंदी शिक्षण योजना से संबंधित आदेश थे कि हिंदी शिक्षण योजना को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से उसे आगे बढ़ाया जाए, और साथ में हिंदी प्रशिक्षण पे बात की गई और त्रिभाषा सूत्र के बारे में बात की गई। साक्षात्कार में हिंदी भाषा को विकल्प के रूप में रखने की बात की गई थी। तो निश्चित तौर पे आप साक्षात्कार में हिंदी भाषा विकल्प के रूप में है। आप किसी भी पद के लिए साक्षात्कार देने के लिए जा रहे हैं तो आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि आप अंग्रेजी में ही साक्षात्कार दें। आप बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में साक्षात्कार दे सकते हैं, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं आती। चौथे खंड पे संकल्प क्या लिया गया? 28/1/1992 को समिति ने नवंबर 1989 में राष्ट्रपति जी को चौथे खंड की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। 1990 में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया और फिर उसके ऊपर आदेश जारी किया। क्या आदेश था? निरीक्षण तथा मॉनिटरिंग व्यवस्था को मजबूत करना, अनुवाद कार्य और निरीक्षण तथा मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग स्टाफ की व्यवस्था की जाए। ठीक है, राजभाषा नीति संबंधी जानकारी और मनोवृत्ति, वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्ति पर बल तथा नियमित रूप से हिंदी कार्यशाला, गोष्ठियां, सम्मेलन आदि का आयोजन। नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन, प्रत्येक मंत्रालय विभाग वर्ष में एक बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित करें, और इसी कारण से प्रत्येक मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, राजभाषा विभाग के द्वारा भी किया जाता है। आप लोग जिस ESIC में, यानी कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में मतलब के लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए अगले महीने में, तो उनका भी प्रत्येक वर्ष होता है सम्मेलन। अभी इस वर्ष का सम्मेलन उनका वर्तमान में कोच्चि में चल रहा है, जो कल समाप्त हुआ, कल तक था, कोच्चि केरला में। तो इस तरीके से इस आदेश के तहत इसका अनुपालन बढ़िया तरीके से हो रहा है। गोपनीय रिपोर्टों में राजभाषा के संबंध में प्रविष्टियां ध्यान रहे, किसी का अहित न हो, है ना। ये मैंने पहले भी ये बात आप लोगों से चर्चा करी है कि रिपोर्ट
में इस तरह की बात कही गई थी कि जो आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भरी आती है, अपार जो भरा जाता है, उसमें हिंदी संबंधी कार्यों की प्रविष्टि की जाए, ठीक है। पर इस प्रविष्टि को इस तरह से की जाए, यहाँ पे इसको आदेश में कहा गया है कि राजभाषा के संबंध में प्रविष्टियां हों, लेकिन किसी का अहित नहीं होना चाहिए। तो उसमें उसके आधार पे आप उनको नंबर अलग से नहीं दे सकते हैं, उसके आधार पे आप उनकी मार्किंग नहीं कर सकते हैं, इवैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं, केवल उनको एक कमेंडेशन के रूप में लिख सकते हैं कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया, बस उतना ही। समिति ने दूसरे प्रतिवेदन में हिंदी टंकण आशुलिपि तथा तीसरे खंड में हिंदी शिक्षण योजना की बात कही है, इसे शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाए। तो जैसे हमने देखा कि दूसरे खंड की रिपोर्ट पे किसकी बात की गई थी, टंकण आशुलिपि और इन सब तकनीकी पक्षों की बात की गई थी, और तीसरे में अधिकांशतः हिंदी शिक्षण योजना की बात की गई थी। अब हम आते हैं, तो ये जो दूसरे, तीसरे और चौथे खंड की रिपोर्ट थी, ये 1987 से लेकर 89 के बीच में प्रस्तुत की गई, और 90 से लेकर 92 के बीच में इनके ऊपर आदेश जारी कर दिए गए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पांचवें खंड में क्या सिफारिशें थी और इस पे आदेश क्या हुए थे। अब ये सीधा 10 साल लेते हैं, और 24 नवंबर 1998 को ये संकल्प की प्रति आती है, जो आदेश जारी किए जाते हैं। राजभाषा विभाग का सुदृढ़ीकरण किया जाए तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग की जाए। ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी है वो ढंग से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। विधेयक आदि के लिए मूल प्राल्पन की भाषा हिंदी हो, मतलब जो विधेयक हम बना रहे हैं उसका जो हम शुरुआती जो ड्राफ्ट बना रहे हैं वो हिंदी में बनाए, ऐसी बात कही गई। और अंग्रेजी अनुवाद को ऑथराइज पाठ के रूप में तब तक बनाया जाता है जब तक उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहता है। ये बहुत मतलब टेक्निकल बात है, इसको समझिएगा, क्योंकि आज भी हम लोग जो ड्राफ्ट बनाते हैं, हमारे जो ड्राफ्ट बनाए जाते हैं उसे हम लोग अंग्रेजी में बनाते हैं, और अनुच्छेद 348 भी ये कहता है कि आपको विधेयक आदि की भाषा अंग्रेजी ही मूल रूप से होगी। बाद में अधिनियम 1963 में इसमें संशोधन करके, और मतलब इसके अनुवाद की बात की गई है राजभाषा अधिनियम 1963 में, लेकिन अनुच्छेद 348 में यही बात कही गई है कि जो विधेयक होंगे वो अंग्रेजी में होंगे। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, विधेयक आदि के लिए मूल प्रावधान की भाषा हिंदी की जाए, और अंग्रेजी अनुवाद को उसका अधिप्रमाणित पाठ तब तक समझा जाए या बनाया जाए जब तक कि अंग्रेजी उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग होता रहे। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5(2) में तदनुसार संशोधित किया जाना चाहिए, जो कि अभी तक हुआ नहीं। यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार, और प्रथम चरण में विधायी विभाग विधि विशेषज्ञों प्रारूपकारों को हिंदी में विधि सामग्री के प्रारूपण के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करे। तो सिद्धांततः इसको राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकार किया, ये समिति की अनुशंसा थी, इसको सैद्धांतिक तौर पर राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकार किया, परंतु ये कहा गया कि प्रथम चरण में जो विधायी विभाग के लोग हैं, जो विधि विशेषज्ञ हैं, जो विधेयक बनाते हैं, और जो भी उसके ड्राफ्टिंग करने वाले लोग हैं, उन्हें हिंदी में जो विधि सामग्री का प्रारूपण है उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था उनकी कराई जाए, ये बात कही गई। परंतु कालांतर में ऐसा अभी तक इस तरह का कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं हुआ है, और ना ही राजभाषा अधिनियम की धारा 3 माफ कीजिएगा, कि धारा 5(2) में कोई संशोधन हुआ है। तो अभी तक विधेयक अंग्रेजी में ही प्रस्तुत बनाए जाते हैं और हिंदी में उनका ऑथराइज अनुवाद किया जाता है। क क्षेत्र में राज्य विधान मंडलों में मूल प्रारूपण हिंदी में किया जाए, लेकिन वही बात आ गई। तो यहाँ भी ये बात कही गई है, इसे भी सैद्धांतिक तौर पर स्वीकृति दी गई है, और ये कहा गया है कि ठीक है, हिंदी पाठों को भी प्राधिकृत पाठ माना जाए। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ बस अंतर ये है कि कहा गया है कि जो हम लोग मूल ड्राफ्टिंग अंग्रेजी में कर रहे हैं और उसका अनुवाद हिंदी में कर रहे हैं, और उसे हम हिंदी में उसका अधिप्रमाणित यानी कि ऑथराइज पार्ट मान रहे हैं, तो इसे उल्टा कर दिया जाए, हिंदी में करें और अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो सैद्धांतिक तौर पे इसे मान लिया गया है, नॉर्मल पानी सैद्धांतिक तौर पे इसे मान लिया गया है, हाँ, लेकिन अभी तक इसको लागू किया नहीं जा सकता है। हालांकि क क्षेत्र के राज्यों में विधान मंडलों में विधेयक इत्यादि हिंदी भाषा में बनाए जाते हैं, इसके ऊपर कार्रवाई होती है। हिंदीतर भाषी राज्यों में मूल प्रारूपण राज्य की राजभाषा में हो। उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार के कार्यालय का अपने प्रशासनिक कार्यों में संघ सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करना चाहिए। वहां हिंदी में कार्य हेतु आधारभूत संरचना स्थापित की जानी चाहिए, और इस प्रयोजन के लिए अधिकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस संस्तुति को स्वीकार किया गया। इसका मतलब आप लोग समझिए, इसका मतलब क्या है कि
उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही की भाषा तो अंग्रेजी निश्चित की गई है, निर्दिष्ट की गई है, लेकिन उच्चतम न्यायालय का अपना ऑफिस भी तो होगा और वो ऑफिस केंद्र सरकार का कार्यालय है। तो वहां पे जो राजभाषा संबंधित प्रावधान है, राजभाषा संबंधी नीति है, उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। इस बात को यहाँ पे कहा जा रहा है कि कम से कम प्रशासनिक कार्य तो आप हिंदी में करो, भले ही आप अपने जो आपकी कार्यवाही है सुप्रीम कोर्ट की, उसे भले ही आप अंग्रेजी में कर रहे हो। उसके बाद उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत होना चाहिए। प्रत्येक निर्णय दोनों भाषाओं में उपलब्ध होनी चाहिए। संस्तुति स्वीकार की गई है गई, पर अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कि जब भी हम लोग उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में भाषा की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि नहीं, 348 और अनुच्छेद राजभाषा अधिनियम 1963(5)(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भाषा हिंदी होगी। और नहीं, उच्चतम न्यायालय की बात तो खैर की ही नहीं गई है। उच्चतम न्यायालय तो 1963 में कहीं जिक्र ही नहीं है। 348 के अनुसार भाषा जो होगी वह क्या होगी, वह अंग्रेजी होगी। तो अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नहीं, इसके साथ साथ में उसके हिंदी अनुवाद की व्यवस्था भी की जाए, कार्यवाही हिंदी में भी करने की व्यवस्था की जाए। और यह संस्तुति स्वीकार की गई है, इसके ऊपर आदेश जारी किया गया है, परंतु इसके ऊपर कार्यवाही अभी तक हुई नहीं है। उच्चतम न्यायालय में अभी तक लगभग सारे काम अंग्रेजी में होते हैं। हाँ, जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों को का हिंदी रूपांतरण जरूर किया जाता है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी एक ट्रांसलेशन विंग है, वहां पे अनुवादक, वहां के अनुवादकों के लिए बीच बीच में वैकेंसीज भी आती रहती है। आप लोग भी जो लोग दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं वे चाहें तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब तो हमारे पास एच फाउंडेशन के पास में विधि के लिए मतलब लीगल संबंधी अनुवादों का इतना अच्छा हमारे पास संकलन हो गया और इतने बढ़िया तरीके से सेशंस भी हो गए। और अभी कल परसों के बाद निरंतर मॉर्निंग के सेशन में हम लोग लीगल अनुवाद के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो एक 18 डेज का सेशन था यूपीएससी जेटीओ के लिए, वह हमने उसको पूरा कर लिया। तो अभी हम लोग 1-2 दिन के बाद में शुरू करेंगे निरंतर लीगल अनुवाद की बात हम करेंगे। तो आप लोग जो दिल्ली रहना चाहते हैं कि नहीं सर हमें दिल्ली रहना है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में आने वाले समय में अनुवादकों के लिए वैकेंसी आएगी, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। मतलब धीरे धीरे करते रहेंगे, जब एग्जाम आएगा तब बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो वहां पर भी पूरा एक अनुवाद सेल है और उसमें भी इस तरह की व्यवस्था की जाती है। तो इसके लिए चौथे खंड में ये बात की गई है, तो आप इसको निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे कि विशेषकर जो साथी पटना हाई कोर्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूरी तरीके से हो सकती है। कि कब, तो चौथे खंड की सिफारिशों में 1998 में जो दी गई थी उसमें इस बात को कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय में भी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत हो और प्रत्येक निर्णय दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो, और इस संस्कृति को स्वीकार करके इसके ऊपर आदेश जारी किया गया था। क्लियर है? हेलो जी सर। ओके। आप लोग बीच बीच में थोड़ा कुछ इमोजी, ओके साइन, कुछ कुछ भेजते रहेंगे तो मुझे लगा कि आप लोग प्रेजेंट है क्लास में। मुझे लगता है कि पता नहीं मैं अकेला ही बोले चला जा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चीजें कुछ कनेक्ट हो पा रही है या इन आदेशों से और वर्तमान में जो राजभाषा को लेकर के प्रावधान है उनसे कुछ चीजें कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। विधि के क्षेत्र में प्रशिक्षण क्या कैसे दिया जाएगा? इसमें ये कहा गया कि न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, विधि शिक्षकों की विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को प्रशिक्षण दिया जाए और ये संस्कृति स्वीकार है। देखिए, प्रशिक्षण से संबंधित तो कोई भी संस्कृति की अस्वीकार करने की बात ही नहीं है। तो विधि के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने की बात इसमें की गई। कैट यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये भारत सरकार की संस्था है, भारत सरकार का विभाग है जो कि भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों कि यदि कोई किसी भी तरह की ग्रीवांसेज हैं तो वे वहां पे जाकर केस कर सकते हैं। सीधे कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, वे कैट में जा सकते हैं। विभागीय, ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत, विभागीय कोई भी दिक्कत हो तो वो कैट में केस कर सकते हैं। तो कैट में हिंदी प्रशासनिक अधिकरण बनाया जाए, ये स्वीकार्य है, लेकिन केंद्रीय सरकार पर नियंत्रण नहीं है। तो कैट जो है इस हिंदी के माध्यम से विधि की शिक्षा दी जाए। तो खैर ये तो दी ही जाती है, विधि की शिक्षा मतलब लॉ की पढ़ाई तो हिंदी माध्यम में होती ही है। तो यहाँ पे हिंदी के माध्यम से विधि की शिक्षा स्नातक और परास्नातक स्तर पर पूरे देश के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग चरणबद्ध रूप से अपेक्षित कार्रवाई करे, इसको मान लिया गया। और ये तो हो रहा है, मतलब सभी में नहीं लेकिन ज्यादातर विश्वविद्यालयों में
मतलब जहाँ पे भी अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आप लॉ की पढ़ाई हिंदी में बिल्कुल निश्चित तौर पे कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। अन्य भाषाओं में उपलब्ध विधि के गौरव ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करने के कार्य में तेजी लाई जाए, ये बात भी मान लिया गया। रिपोर्टेबल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के सभी प्रतिवेदन निर्णयों को हिंदी में अनुवाद विधायी विभाग की पत्रिका में प्रकाशित की जाए। जितने भी निर्णय हो उनको सभी का हिंदी अनुवाद कराया जाए और जो लीगल डिपार्टमेंट की जो पत्रिका पब्लिश होती है उसमें उनको प्रकाशित कराया जाए, ये भी मान लिया गया। दिल्ली में एक पुस्तकालय स्थापित किया जाए जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं का अधिकतम एवं अद्यतम विधि साहित्य उपलब्ध हो, इसे भी स्वीकार किया गया। तो आप देखिए तो चौथा खंड जो है इसमें पूरी तरीके से विधि अनुवाद से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के हिंदी अनुवाद से संबंधित इस तरह की और विधेयकों के हिंदी अनुवाद से संबंधित बातें की गई हैं चौथे खंड। तो आप देख पा रहे हैं दूसरे खंड में, तीसरे खंड में, चौथे खंड में अलग अलग सेगमेंटेड आदेश पारित किए गए हैं और इस तरीके से सुनिश्चित किया गया है कि बढ़िया तरीके से राजभाषा का कार्यान्वयन हो। प्रथम खंड पे क्या संकल्प है? प्रथम खंड ऊपर जो है हम लोग नहीं देखे थे, दूसरे से शुरू किया, दूसरा तीसरा चौथा देख लिया हमने, पहला भी देख लेते हैं। प्रथम खंड में 1987 में प्रस्तुत किया गया, 1987 में संसद के दोनों पटलों पर रखा गया और 30/12/1988 को इसके ऊपर आदेश पारित किया गया। ठीक है, इसमें कहा गया फार्मों का अनुवाद, मुद्रण और प्रयोग, जितने भी फॉर्म हैं कार्यालय में प्रयोग किए जाते हैं उनको धारा 3(3) की उपधारा 3 के तहत द्विभाषी रूप में छपवाने की व्यवस्था की जाए। धारा 3(3) की उपधारा 3 भी है और इसमें आप राजभाषा नियम 11 की भी बात कर सकते हैं। कोर्ट संहिता, मैनुअल, नियम पुस्तिका आदि के लिए समय सीमा का निर्धारण कि भाई कब तक हम इसे कर लेंगे। इसमें जैसे रक्षा मंत्रालय के लिए 1994-95 तक का समय दिया गया और बाकी मंत्रालय विभागों के लिए 1991 तक का समय दिया गया था कि आप अपनी कोर्ट संहिता, मैनुअल आदि के लिए इतने तक आप इसे द्विभाषी करा लें। बहुत सारे कार्यालयों में आज तक भी नहीं हो पाया है। विधि पुस्तकों और निर्णयों के अनुवाद की बात की गई थी। राज्यों के अधिनियमों का हिंदी में प्राधिकृत पाठ कराने की बात की गई थी। प्रशिक्षण सामग्री के अनुवाद की बात की गई थी। अनुवाद व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात की गई थी। द्विभाषिकता की नीति के कार्यान्वयन के लिए अनुवाद व्यवस्था की बात की गई थी। उपक्रमों में विधिक साहित्य के अनुवाद की बात की गई थी। ठीक है, और इसके साथ में आप देखिए अनुवाद संबंधी पदों के सृजन की बात की गई थी। 25 से कम मिनिस्ट्रियल स्टाफ कहीं भी काम करते हो तो वहां पे अनुवादक का प्रबंधन एक अनुवादक होना चाहिए। 25 से कम और 25 से अधिक पे 2 अनुवादक, इस तरीके से। अच्छा नहीं, 25 से कम होगा तो मानदेय के आधार पर अनुवाद का प्रबंध हो और 25 से अधिक कुछ 50 से अधिक पे एक पद है, इस तरीके से कुछ है, मैं अब मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। अनुवादकों की भर्ती नियमों की पुनरीक्षण करना तथा उनमें आवश्यकता अनुसार संशोधन करना। अनुवाद प्रशिक्षण, अनुवाद पुनश्चर्या, एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित होने पर विभागीय प्रशिक्षण, मानक शब्दावली का निर्माण, प्रयोग, प्रचार, प्रसार और वितरण, शब्दावली बैंक की स्थापना और संदर्भ और सहायक साहित्य का निर्माण। मतलब पहला जो आदेश हुआ पहले चरण का, उसमें केवल और केवल अनुवाद के बारे में बात की गई है। दूसरा चरण जो आया उसमें किसके बारे में बात की गई है? ज्यादातर उसमें तकनीकी पक्ष के बारे में बात की गई है। ठीक है, तीसरे चरण में किसके बारे में बात की गई? हिंदी शिक्षण योजना के बारे में खूब सारी बात की गई है। और चौथे चरण में किसके बारे में बात की गई है? चौथे चरण में किसके बारे में बात की गई है? पांचवें में तो विधि अनुवाद और विधि विभाग के बारे में बात की गई है पांचवें खंड में। चौथे खंड में हम लोगों ने बात की है ये आपका चतुर्थ खंड में किसके बारे में बात की है? निरीक्षण, मॉनिटरिंग, हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन और ठीक है, तो इसमें थोड़े से मिक्सअप है कि भाई हिंदी कार्यशाला का आयोजन करें आप और साथ में वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंदी कार्यशाला, गोष्ठियां, सम्मेलन, ये सब। तो हिंदी कार्यशालाओं, गोष्ठी इत्यादि के निरीक्षण, मॉनिटरिंग इत्यादि के बारे में बात की गई है कि भाई निरीक्षण कैसे करना है, मॉनिटरिंग कैसे करनी है कि राजभाषा कार्यान्वयन सुनिश्चित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये पांचवें खंड में, ये चौथे खंड में ये कहा गया। पांचवें खंड में विधि से संबंधित अनुवाद और विधि में हिंदी के प्रयोग की बात की गई है। अब हम छठे खंड पे आ जाते हैं। इसको आप लोग इस जैसे मैं बताता चल रहा हूँ वैसे एक एक पॉइंट में नोट करते जाए कि पहले खंड में मुख्य रूप से क्या बातें की गई, अनुवाद की बात की गई पहले खंड में। तो आप अपने जब आप उत्तर देंगे इंटरव्यू में तो इन चीजों को सम्मिलित कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। अब आते हैं छठे खंड की सिफारिशों पे क्या क्या रिपोर्ट जारी किया गया था। तो इसमें कहा गया विधायी विभाग द्वारा प्रीवी काउंसिल, फेडरल कोर्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय तथा विधि पुस्तकों के अनुवाद का कार्य शीघ्र पूरा किया गया। तो पांचवें खंड में जो बात कही गई थी उसे अब 2004 में हम पहुंचते हैं, मतलब 1998 से हम 2004 में पहुंच रहे हैं। 2004 में अगला आदेश आया। इसमें कहा गया कि जो हमने पांचवें खंड के आदेश में कहा था उस काम को करो तो आप
धारा 7 में संशोधन किए जाने तथा उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए हिंदी के विकल्प की व्यवस्था संबंधी सिफारिशों पर सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जाए, ये बात की गई है लेकिन हुआ नहीं है। हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी सिफारिशें क्या है? निरीक्षण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर बल, मतलब चौथे खंड में जो निरीक्षण मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई, करने की बात की गई थी, उसके सुदृढ़ीकरण पर बल देने की बात यहाँ छठे खंड में कही जा रही है। हिंदी पुस्तकों की खरीद में 50% जर्नल एवं संदर्भ साहित्य को छोड़ करके कुल मतलब जो आप जितनी पुस्तकें खरीद रहे हैं उसमें जो कुल खर्च कर रहे हैं उसका 50% हिंदी पुस्तकों, हिंदी भाषा की पुस्तकों, हिंदी भाषा में लिखी हुई पुस्तकों, मतलब हिंदी भाषा मतलब हिंदी साहित्य की बात मैं नहीं कर रहा, ऐसी पुस्तकें जो हिंदी में लिखी हुई हैं, चाहे वो विधि की पुस्तक हो, चाहे वो किसी भी आपके अपने कार्यालय के काम से संबंधित पुस्तकें भी हो, लेकिन हिंदी भाषा में लिखी होनी चाहिए। ऐसा सभी भर्ती परीक्षाओं का माध्यम हिंदी करने संबंधी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई क्योंकि वह सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प 1968 के प्रतिकूल है ना। तो सभी भर्ती परीक्षाओं में हिंदी माध्यम हम नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए कार्मिक शक्ति व अन्य यांत्रिक सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि संघ राज्य क्षेत्रों के बीच पत्राचार हिंदी में किया जा सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये भी बात की गई है कि संघ राज्य क्षेत्र जो मतलब राज्य के जो कार्यालय हैं वहां पर भी हिंदी से संबंधित सुविधा उपलब्ध कराएं, आप हिंदी से संबंधित उसमें कर्मचारी उपलब्ध कराएं, वहां पे आप हिंदी से संबंधित कंप्यूटर इत्यादि उपलब्ध कराएं ताकि वहां पर भी हिंदी में पत्राचार हो सके। विदेशों में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों में भी हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी सिफारिशें क्या की गई? नराकास की तरह विदेशों में भी समितियां बनाई जाए, बिल्कुल बनी है। आज 5 देशों में नराकास कार्यरत है। कहाँ है जल्दी से मुझे बता दीजिए। जिनका अध्यक्ष भारत सरकार का राजदूत, उच्चायुक्त हो तथा उस देश में भारत सरकार के सभी कार्यालयों के अध्यक्ष सदस्य हों। कहाँ कार्यालय है नराकास का विदेशों में वर्तमान में? फिजी में है, फिजी में है, सिंगापुर में है, लंदन में है। ठीक है, फिजी, सिंगापुर, लंदन, उसके बाद है यूएसए जी, मॉरिशस। तो वर्तमान में मॉरिशस, यूएसए, लंदन, फिजी, यूएई है सर, यूएसए नहीं, यूएई है। हाँ सॉरी यूएई, दुबई, यूएई में, हाँ दुबई में, यूएई में है, लंदन में है और आपका फिजी में है, फिजी में है, मॉरिशस में है, सिंगापुर में है, फिजी। ठीक है, तो ये 5 जगह पे नराकास अभी गठित है। देश विदेश की स्थिति के अनुरूप मॉरिशस में अपार स्नेह, दक्षिण अफ्रीका आदि में हिंदी को बढ़ावा देने की कदम उठाए। ठीक है, वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाए, इसकी बात भी की गई है। संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन किया जाए ताकि विधायी विभाग मूल प्रारूपण के कार्य हिंदी में कर सके। इस संस्तुति पर भारतीय विधि आयोग की सलाह ली जाए, इसकी बात की गई है। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया आगे चल करके, इसके ऊपर क्या अनुवर्ती कार्रवाई हुई इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वर्तमान में मूल प्रारूपण का कार्य अंग्रेजी में ही हो रहा है। राजभाषा नीति के कारगर अनुपालन हेतु समिति यह सिफारिश करती है कि राजभाषा विभाग हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम पुस्तिका का अद्यतन संस्करण कर हर 2 वर्ष में प्रकाशित करे। ये नियम पुस्तिका प्रकाशित निश्चित तौर पर राजभाषा विभाग के द्वारा की जाती है। भारतीय उत्पादों को विदेशों में उनकी बिक्री के लिए विदेशी भाषा के साथ हिंदी का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाए। ठीक है, जैसे आप कोई विदेशी उत्पाद देखते हैं तो उसके ऊपर इंग्लिश और कई बार उस देश की भाषा भी लिखी रहती है। विशेषकर चाइनीज प्रोडक्ट आप देखेंगे तो चाइनीज में भी लिखा रहता है, जापानीज प्रोडक्ट में जापानीज में भी वो बातें अनुवाद करके लिखी रहती है। तो ऐसे ही हिंदी मतलब हिंदुस्तान से जो प्रोडक्ट हम निर्यात कर रहे हैं उनमें हिंदी भाषा अनिवार्य रूप से लिखी गई हो। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हिंदी सॉफ्टवेयर के संबंध में अनुसंधान तथा विकास योजनाओं पर कार्य करे। उच्च शिक्षा में शिक्षण का माध्यम हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को बनाए जाने संबंधी सिफारिश भी की गई है, जिसमें अभी देखना है कि नई शिक्षा नीति में इस तरह की बात की जा रही है। हमने कल इसके ऊपर चर्चा भी करी थी, तो ये ऑलरेडी इस तरह के देखिए सब कितने इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद में नराकास समितियों की सदस्य संख्या 150 या इससे अधिक है, उन्हें 2 भागों में बांटा जाए। हालांकि अभी 50 से अधिक में 2 भागों में बांट दिया जाता है। समिति ने अधिकतम संख्या 40 का सुझाव दिया था, तो इसे 50 के ऊपर मान लिया गया और 50 से अधिक सदस्य संख्या होती नराकास को 2 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। उच्च शिक्षा में भी इसकी बात भी समिति की सिफारिश थी कि उच्च शिक्षा में भी हिंदी का प्रयोग किया जाए। सभी नियम पुस्तिकाएं, प्रक्रिया साहित्य आदि राज्य की राजभाषाओं में भी उपलब्ध। समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। सभी स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों को गोपनीय रिपोर्टों में राजभाषा हिंदी में काम करने के संबंध में विवरण देने के लिए अलग से कॉलम बनाया जाए।
है ना। इसे सिद्धांत रूप से मान लिया गया है, परंतु ये कहा गया है कि इससे किसी भी कर्मचारी का अहित नहीं होना चाहिए। सभी बड़े बड़े मंत्रालयों में रेल मंत्रालय की तरह राजभाषा निदेशालय बनाए जाए ताकि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन कार्य प्रभावी ढंग से लागू हो। ठीक है, हमेशा हिंदी में पत्र व्यवहार करके देश का गौरव बढ़ाए, इस तरीके से ये आपका इस कार्यालय में हिंदी में प्राप्त पत्रों का स्वागत है, ऐसे घोष वाक्य कार्यालयों में लिखवाए जाने चाहिए। संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के 7वें खंड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश। 6ठे खंड तक हमने देख लिया, 7वें खंड में क्या कहा गया, ये 2005 में, 6ठा खंड 2004 में, 7वां खंड 2005 में। केंद्रीय हिंदी समिति का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष का होगा, किंतु विशेष परिस्थितियों में इसका कार्यकाल बढ़ाया अथवा कम किया भी जा सकता है। तो केंद्रीय हिंदी समिति के कार्यकाल की यहाँ पे बात की गई है 3 वर्ष के लिए। हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित किए जाने चाहिए और उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं उनके क्रियान्वयन उनका होना चाहिए। नराकास की बैठक में कार्यालय प्रधान को स्वयं उपस्थित होना चाहिए, ये बात ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। नराकास द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा, तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी अद्यतन हम कह सकते हैं कि राजभाषा कार्यान्वयन में जो भी चीजें बदलाव आ रहे हैं या जो भी नई नई चीजें लागू की गई हैं वो कहाँ से आई हैं, वो संसदीय समिति ने निरीक्षण किया, उन्होंने अपनी संस्तुति, अपनी अनुशंसा करी और उसके ऊपर जो राष्ट्रपति महोदय ने अपना आदेश पारित करके एक संकल्प कह सकते हैं उसे पारित किया गया संसद के द्वारा। क्योंकि राष्ट्रपति महोदय जो आदेश पारित करेंगे केवल उनका आदेश तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा संकल्प के रूप में पारित ना किया जाए। तो अभी हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि संकल्प क्या किसे कहते हैं, तो इसमें इस बात का बहुत महत्व है कि ये जितने भी आदेश हैं वो संकल्प के रूप में संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किए गए हैं। ठीक है, नराकास के द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा समारोह, संगोष्ठी इत्यादि आयोजित की जाए ताकि राजभाषा के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हो और एक अनुकूल वातावरण बने। हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों कर्मचारियों को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करवाने के लिए राजभाषा विभाग कोई पाठ्यक्रम तैयार करे, ये भी अच्छी बात है। तो इसके लिए कौन सा पाठ्यक्रम तैयार किया गया? पारंगत। वेरी गुड। इसके तहत पारंगत पाठ्यक्रम का मतलब ये आया। तो ये भी क्यों हुआ? क्योंकि इसके लिए संस्तुति की गई है, तो यहाँ पे पारंगत पाठ्यक्रम की व्यवस्था हुई। संसदीय राजभाषा समिति ने हिंदी के प्रयोग आदि से संबंधित प्रतिवेदन का 8वां खंड, तो ये हम लोग 7वें खंड पे देख ली। 7वें खंड में ये सारी चीजें हो गई, 4-5 ही पॉइंट, ज्यादा नहीं है। 8वें खंड में हमने देखा इसे कब प्रस्तुत किया गया था, इसे प्रस्तुत किया गया था 2007 में, मतलब रखा गया और 2005 को प्रस्तुत किया गया, 2007 में इसे रख करके और मतलब संसद के दोनों सदनों में रखा गया 2007 में। 15 को लोकसभा में, 16 तारीख को राज्यसभा में और फिर इसके ऊपर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा निम्नलिखित आदेश दिए गए। क्या आदेश दिए गए? सभी मंत्रालय विभाग हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें आयोजित करें। तो हिंदी सलाहकार समिति की 2 बैठक की अनुशंसा की गई है। केंद्रीय हिंदी समिति की 1 बैठक की अनुशंसा की गई है। नराकास की 2 बैठक होती है, केराकास की 1 बैठक होती है, वीराकास की 4 बैठकें होती हैं। ये सब आप ध्यान रखिए। देश भर में मानकीकृत रबर की मोहरें सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टि इत्यादि हिंदी में हो। मंत्रालयों, विभागों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को उनका विनिर्दिष्ट कार्य करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी करने के साथ साथ उन्हें अपना समस्त कार्य करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे अपना सभी काम हिंदी में करें। अंग्रेजी में उपलब्ध शोध साहित्य, वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य का स्तरीय हिंदी अनुवाद प्रस्तावित राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के द्वारा पूरा करें। नेशनल ट्रांसलेशन मिशन की बात भी यहाँ पे की गई है। नेशनल ट्रांसलेशन मिशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के इंटरव्यू के दृष्टिकोण से, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उपक्रमों निगमों द्वारा निर्यात योग्य समस्त सामग्री पर आवश्यक वितरण हिंदी या द्विभाषी रूप में अंकित किया जाए, पहले भी बात हो चुकी है। हिंदी पुस्तकों की खरीद के मामले में गैर तकनीकी प्रशासनिक कार्यालयों के लक्ष्य से पीछे रहने संबंधी कारणों पर संबंधित, तो जो गैर तकनीकी कार्यालय हैं या जो प्रशासनिक कार्यालय हैं वे भी यदि लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, 50% नहीं हिंदी में खरीद रहे हैं, तो क्यों नहीं खरीद रहे हैं, इसके लिए इन्होंने कहा कि आप करें। वेबसाइट द्विभाषी बनाई जाए और केवल अंग्रेजी में है तो उसे द्विभाषी बनाने पर कार्रवाई की जाए। मतलब जो नई बने हुए निश्चित तौर पर द्विभाषी बने और यदि पुरानी है और केवल अंग्रेजी में है तो उसे द्विभाषी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से हिंदी विभाग खोले जाए और उनमें स्नातकोत्तर स्तर के हिंदी पाठ्यक्रम उपलब्ध होने चाहिए। तो ये तो धीरे धीरे लगभग हो गया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के नए पंजीकृत होने वाले सभी उपक्रमों निगमों का नामकरण अनिवार्य रूप से हिंदी में किया जाए। निगमों के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए यदि आवश्यक हो तो हिंदी के साथ अंग्रेजी नाम भी पंजीकृत कराया जा सकता है। तो आप देखें बहुत सारे निगमों के जो नाम है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही हम जानते हैं। और अब आते हैं हम 9वें खंड के रिपोर्ट के ऊपर, जो कि 2011 में प्रस्तुत की गई थी और ये आखिरी खंड की रिपोर्ट है जो अभी तक आई है। ठीक है, 2011 में इसे 30 अगस्त को रखा गया लोकसभा में और 7 सितंबर को रखा गया राज्यसभा के पटल पर। इस पर क्या आदेश दिए गए? यदि नए भर्ती होने वाले कार्मिकों को हिंदी का कार्यशाला ज्ञान प्राप्त नहीं है तो भर्ती के तुरंत बाद ही उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहिए। राजभाषा विभाग निरीक्षण तंत्र मजबूत करे। मूल पत्राचार किसी भी मंत्रालय विभाग में घटने ना पाए बल्कि इसमें वृद्धि ही हो। धारा 3(3) और नियम 5 का उल्लंघन ना हो। प्रत्येक कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में किसी एक दिन सभी अधीनस्थों द्वारा किए गए हिंदी कार्य की समीक्षा करें और क्या क्या कार्य हिंदी में किया गया है इसी का निर्देश दें। राजभाषा संबंधी रिक्त पद प्रशिक्षण सामग्री की द्विभाषी रूप में उपलब्धता, सभी संवर्ग के गोपनीय रिपोर्ट में हिंदी कार्य के लक्ष्य और उसमें सफलता पर उच्चाधिकारी टिप्पणी दें। हिंदी के कठिन शब्दों के स्थान पर अंग्रेजी शब्दों का यथावत हिंदी में प्रयोग किया जाए। कार्यालय पुस्तकालयों के लिए धनराशि में से जर्नल व संदर्भ साहित्य की खरीद किए जाने के बाद बची राशि का 50% या कुल कार्यालयीन व्यय का 1%, ये दो चीजें हैं। ये आपको वार्षिक कार्यक्रम में भी ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि या तो पुस्तकों पे खरीद की गई राशि का 50% या कुल व्यय जो हुआ उसकी राशि का उसका 1% ये हिंदी से संबंधित पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जानी चाहिए। एयर इंडिया की पत्रिका शुभ यात्रा द्विभाषी में अपनाई जाए। ये वर्तमान में लागू नहीं किया गया लेकिन इसे आगे चल करके काउंसिल द्वारा प्रकाशित पत्रिका स्वागत और नमस्कार हिंदी अंग्रेजी में इसे प्रकाशित किया जाता है। हिंदी कंप्यूटिंग फाउंडेशन रेलवे में तकनीकी क्षेत्र में हिंदी कार्यान्वयन में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है और 2006 में यह विघटित हो गया था। विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका इंडिया पर्सपेक्टिव्स नामक उत्कृष्ट पुस्तक के अंक हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करणों की समान संख्या में प्रकाशित की जानी चाहिए। इंडिया पर्सपेक्टिव तो ये विदेश मंत्रालय की पत्रिका है। इसके बारे में कहा गया है कि इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान रूप से प्रकाशित किया जाए। भविष्य में समिति की राजभाषा संबंधी सभी निरीक्षण बैठकों में मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। राजभाषा विभाग के मंत्रालय से कम संयुक्त सचिव जो है वे समिति की निरीक्षण बैठकों में जरूर भाग लें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी रायबरेली में मानदंडों के अनुसार हिंदी का एक पद सृजित किया जाना चाहिए। ठीक है। अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाने वाले विज्ञापन हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। मतलब जो भी विज्ञापन दे रहे हैं अंग्रेजी में या क्षेत्रीय भाषाओं में उसे हिंदी में भी देना है। प्रकाशन विभाग एफआर और एसआर का हिंदी प्रकाशन कर इसे सर्वसुलभ बनाए। एफआर मतलब फाइनेंशियल रूल्स और एसआर मतलब क्या होता है विजय जी? एसआर मतलब स्टैट्यूटरी रूल्स। अरे आप लोग हैं? हेलो जी सर। एसआर मतलब स्टैट्यूटरी रूल्स, एफआर मतलब फाइनेंशियल रूल्स। तो इसका हिंदी प्रकाशन कर इसे सर्वसुलभ बनाया जाए। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा निर्मित क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्म की हिंदी में डबिंग या सब टाइटलिंग कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अच्छा, जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो भी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्म बना रही है उसकी हिंदी में डबिंग करे या सब टाइटलिंग करे। ये बहुत अच्छी संस्तुति है। सरकारी या अर्ध सरकारी सभी कंपनियां, संगठन, संस्थान के उत्पादों पर हिंदी में विवरण दिए जाए और उनके नाम देवनागरी में भी लिखे जाए। सूचना पट, नाम पट इत्यादि के नियम के बारे में ये बात की गई है। इस प्रकार से हमने 9 खंडों के ऊपर जो आदेश दिए गए हैं, जो एक्चुअली अगर इसका आप संकलन देखेंगे राजभाषा विभाग की साइट पर जाकर के तो बहुत है। मतलब आप देख करके घबरा जाएंगे और आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसका बहुत ही सटीक और बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से यहाँ पे जीएफआर जनरल फाइनेंशियल रूल तिवारी, तो यहाँ पे देखिए आपकी बहुत ही सटीक, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से पूरे के पूरे 9 खंडों की रिपोर्ट को किस तरीके से यहाँ पे संकलित किया है। और इसको संकलन करने का काम हम सबके प्रिय जयप्रकाश झा जी ने किया है। मैं चाहूंगा कि जयप्रकाश झा जी हालांकि सेशन में नहीं है लेकिन उनके लिए बढ़िया तरीके से एक जोरदार ताली हो जाए, डिजिटल वाली ताली। उन्होंने ये बहुत सुंदर तरीके से संकलन किया है और देखिए संकलन करने का कितना बड़ा हम सब लोगों के लिए कैसा लाभ हो रहा है कि हम लोगों को मतलब ये इतनी बेहद जानकारी है, वो इतना मतलब एकदम प्रिसाइज करके हमें मिल गई। और अब हम इसको कभी भी एक नजर मार लेंगे, चाहे ये वीडियो भी है, ज्यादा लंबा तो हुआ नहीं होगा, मुश्किल से 1 घंटे का ये वीडियो हुआ है, तो इसको हम लोग 1x 2x स्पीड में करके सुन लेंगे तो एक बार ये पूरा रिवाइज आपका हो जाएगा।
पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। 2x करके सुनेंगे तो आधे घंटे में आप सुन लेंगे सारी ही बातें इसमें। तो अद्यतन आज के समय में राजभाषा की स्थिति क्या है और किस प्रकार से राजभाषा कार्यान्वयन हो रहा है, इसके बारे में हमने ये सारी बातें पढ़ ली, क्योंकि जो भी हो रहा है सब कुछ संसदीय समिति की अनुशंसाओं और उसके आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेशों के आधार पे ही सब कुछ हो रहा है, जो भी कार्यान्वयन वर्तमान में हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सारी चीजें पारंगत कहाँ से निकल के आया। तो ये बात कहां से निकल के आई कि 50% नहीं तो कुल व्यय का 1% कम से कम हिंदी भाषा की पुस्तकों की खरीद पे खर्च होनी चाहिए। सारी बातें यहीं से निकल के कहीं ना कहीं आ रही है। इसी के आधार पर राजभाषा विभाग निर्देश जारी करता है, इसी के आधार पर केंद्र सरकार आगे निर्देश जारी करती है और राजभाषा कार्यान्वयन निरंतर तक चलता रहता है। तो एक बार फिर से मैं हम सबों की तरफ से जयप्रकाश झा जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी सामग्री हमारे लिए तैयार करी, हैंड रिटन उन्होंने इसको बनाया और ये सबके लिए कार्य आएगा। मैं प्रयास करूंगा कि कालांतर में यदि हम इसे टाइप करवा के और रख सके तो ये आगे भविष्य के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसके साथ ही हम आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो अगले 1 मिनट में आप पूछ सकते, कोई भी प्रश्न रिगार्डिंग इंटरव्यू, रिगार्डिंग, लेकिन रिपीटेड नहीं, रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन यदि आपके मन में रह रहा हो, कुछ भी हो तो अगले 1 मिनट में आप पूछ सकते। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? हाँ या ना तो बोलो यार आप लोग, हाँ है तो हाँ बोलो, ना है तो ना बोलो कि नहीं सर कोई प्रश्न नहीं है। हाँ जी रीता जी। पुस्तकों के लिए जो 50% है और ये 1% तो क्लियर नहीं है। 50% जितना भी फंड दिया जाता है उसमें तो 50% हिंदी के पुस्तकों के लिए खर्च करना ही है, पर ये 1% वाला समझ नहीं आ रहा। देखिए एक GETG फंड होता है, ग्रांट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ग्रांट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ग्रांट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऐसा इसको बोलते हैं। कई अलग अलग कार्यालय में अलग अलग इस फंड का नाम होता है, जो कि आपको जिससे कि आप पुस्तकें खरीदते हैं, मतलब जो आपके कार्यालय में पुस्तकों की खरीद के लिए आता है। पुस्तकों मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि आप IIM में पोस्टेड हो गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आप हिंदी अधिकारी के तौर पर पोस्टेड हो गई, तो वहां पे तो बहुत फंड आता है क्योंकि वहां पे पुस्तकों की खरीद का ही काम आपको करना है। या फिर आप किसी ऐसे कार्यालय में पोस्टेड हैं जहां पे इतनी पुस्तकों की खरीद की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पुस्तकें तो चाहिए, जैसे कुछ उनकी संदर्भ पुस्तकें चाहिए, रेफरेंस बुक चाहिए, जर्नल्स कुछ हर डिपार्टमेंट के, हर कोई साइंटिफिक डिपार्टमेंट तो साइंटिफिक जर्नल्स आती हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट है तो पुलिस से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जर्नल्स आती हैं, तो जो भी जर्नल्स इत्यादि आते हैं। तो आप जितना किताब खरीदने पे खर्चा दिखाएंगे पूरे साल के बजट में अपने कि मैंने भाई इस पूरे साल में 50,000 रुपये किताबें खरीदी हैं, तो 50,000 में 25,000 रुपया आपको खर्च करना है उन किताबों पर जो हिंदी भाषा में लिखी हुई, हिंदी साहित्य नहीं, हिंदी की साहित्य की पुस्तकें नहीं, हिंदी के कहानी उपन्यास इत्यादि नहीं, हिंदी भाषा में। यदि आपका वैज्ञानिक संदर्भ मतलब वैज्ञानिक किसी शोध से संबंधित आपका कोई कार्यालय है और उसमें उससे संबंधित किताबें खरीदी जा रही हैं तो वो हिंदी भाषा में होनी चाहिए। लेकिन इसमें माइनस किसको करना है, तो जैसे मैंने वैज्ञानिक शोध से संबंधित किताबों की बात करी तो ये रेफरेंस बुक हो जाएंगी, जो उस डिपार्टमेंट के कोर काम से रिलेटेड है, उनको हम रेफरेंस बुक कहते हैं, या जर्नल्स यानी कि उससे रिलेटेड पत्रिकाएं। तो जो रेफरेंस बुक्स और पत्रिकाएं हैं, तो मान लीजिए कि 50,000 रुपया आपने खर्च किया, उसमें से 30,000 आपने खर्च कर दिया रेफरेंस बुक्स एंड पत्रिकाओं के ऊपर, ठीक है, तो वो 30,000 आप माइनस कर दीजिए, उसमें कुछ नहीं करना है, बचा कितना 20,000। अब 20,000 में 10,000 आपको हिंदी की पुस्तकों पे खर्च करना है और 10,000 आपको अन्य भाषा की पुस्तकों पे खर्च करना है। ये तो एक हो गई बात। दूसरी बात कि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर आपके कार्यालय में इस पूरे वर्ष में मान लीजिए कि 10 लाख रुपए खर्च हो, 10 लाख रुपए खर्च हो, उसका 1% कितना होता है, 10 लाख का 1% कितना होता है, तो 10 लाख का 10% 1 लाख हो जाएगा, 1% 10,000 रुपये हो जाएगा, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये आपको हिंदी पुस्तकों की खरीद पे खर्च करना है। इसमें मतलब जर्नल मानक पुस्तकों वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो एक हो गया। दूसरा कोई और पूछ रहा था पत्राचार और मूल पत्राचार में क्या फर्क है। पत्राचार सब आ जाता है। पत्राचार का मतलब क्या हो गया कि जो आप उत्तर दे रहे हैं वो भी पत्राचार हो गया, है ना। धारा 3(3) के कई सारे दस्तावेज भी पत्राचार में आ जाते हैं। लेकिन मूल पत्राचार का मतलब क्या है, मूल पत्राचार की परिभाषा ये है कि वैसे पत्र जो आप अपने कार्यालय से इनिशिएट कर रहे हैं, ओरिजिनेट कर रहे हैं, उनको हम मूल पत्राचार कहते हैं। ठीक है,
चलिए, तो आज के सेशन को हम इसके साथ ही कॉल ऑफ करेंगे। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में। कल रक्षाबंधन है, बढ़िया तरीके से आप लोग रक्षाबंधन मनाएं। 10 बजे से आज आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, फ्री मॉक टेस्ट है, उसको कोई भी अटेंड कर सकता है। जो लोग एसएससी की हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं या जो लोग पटना हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, वे लोग भी उससे अटेम्प्ट करें, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपकी तैयारी उसमें से अच्छी हो जाएगी। और उसके पश्चात आज में है, कल पटना हाई कोर्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीबीटी मॉक टेस्ट के रूप में 80 प्रश्नों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको सीबीटी मोड में मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये कल मिल जाएगा आपको। और उसके पश्चात कल सुबह में सेशन नहीं रहेगा, निश्चित तौर पे नहीं रहेगा। परसों से जो सेशन होंगे वो सेशन थोड़े अलग होंगे, मॉर्निंग के सेशन। उसमें जो साथी हमारे इंटरव्यू देकर के आ रहे हैं उन लोगों के एक्सपीरियंसेस उसमें शेयर किए जाएंगे, और उसके साथ में हम लोग परसों से या तो एक अनुवाद करेंगे सुबह में लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव, और नहीं तो किसी एक एसए के टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जैसा हम लोग पहले करते आ रहे थे। फिर धीरे धीरे हम इसकी मॉडलिटी को चेंज करेंगे सुबह का सेशन का, लेकिन सुबह का सेशन विल बी कंटिन्यूड। 7 बजे का सेशन चलता है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं जल्दी। सर एक था धारा 5(2), सर आप बता रहे थे धारा 5(2) में उच्चतम न्यायालय की भाषा हिंदी में होनी, मतलब हिंदी में भी जारी किया जाए, जो भी उसमें आदेश वगैरह जारी होते हैं, तो वो सर 5(2) में उच्चतम न्यायालय के बारे में कहाँ है? उच्चतम नहीं, की धारा 5(2). उच्चतम न्यायालय की बात नहीं की गई, विधेयकों की बात की गई है। अच्छा, हाँ, विधेयकों की बात संसद की। विधेयकों की। जी 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 जी, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।